So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be understanding the last unit of VSc Culture and Communication, that is unit 3, which is termed as effective communication in everyday life. So there are 4 topics in this unit. The first being of them is empathetic listening. So what do you mean by empathetic listening? The meaning is very clear, that you have a listening that is empathetic towards the speaker. सो द मीनिंग ऑफ दिस इज अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव. ऑब्वियसली जो भी स्पीकर है जो आपको अपने थॉट फीलिंग या कंसर्न्स आपको बता रहा है, यू आर अंडरस्टैंडिंग दोज स्पोकन वर्ड्स टू द पॉइंट ऑफ द स्पीकर. देन यू हैव अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड. ऑब्वियसली जब तक आप जजमेंटल एटीट्यूड रखेंगे आप एम्पैथेटिक कभी नहीं बन सकते. देन यू हैव एक्टिव लिसनिंग. सो ऑब्वियसली जब आप एम्पैथेटिक लिसनिंग कर रहे हैं, बीइंग एन एक्टिव लिसनर इज नेसेसरी इन दैट. ठीक है. सो इसमें जो मीनिंग्स है दैट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. आप उसको बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड और ग्रैब कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर सम टर्म्स. ठीक है. देन यू हैव इमोशनल वैलिडेशन. रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्सेज आपके हो जाते हैं, दैट यू बिकम वेरी रिफ्लेक्टिव इन रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस जो भी स्पीकर आपको कम्युनिकेट कर रहा है. आपकी एक ओपन बॉडी लैंग्वेज होती है, ये बहुत ही एक्टिव बॉडी लैंग्वेज होती है. यू मेंटेन अ आई कॉन्टैक्ट एंड यू डू नॉट क्रॉस आर्म्स. क्रॉसिंग आर्म्स एंड सिटिंग एंड लिसनिंग टू द स्पीकर इज़ अ वेरी क्लोज्ड body language. Then you have patience and silence. Obviously these things are involved in active listening. Clarifying questions. बीइंग एन इंटरैक्टिव ऑडियंस, आप क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हें क्लैरिफाई करते हैं. अवॉइडिंग सॉल्यूशंस और एडवाइस. एंड देन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कनेक्शन. एंड एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी. द मीनिंग ऑफ एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी वाज आल्सो इट वाज टॉट अर्लियर इन द यूनिट 2. आई थिंक येस, इट वाज टॉट इन यूनिट 2 जब हम एम्पैथी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे. द लास्ट पॉइंट वाज एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी. ठीक है. सो एम्पैथी का मतलब होता है कि आप दूसरे के इमोशंस और फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट सिंपैथी का मीनिंग होता है कि आप दूसरे की इमोशंस फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर आप उनके लिए थोड़ी पिटीनेस और सैडनेस फील कर रहे हैं. देन आपके अंदर एनकरेजमेंट और रीअश्योरेंस आता है. ठीक है. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एम्पैथेटिक लिसनिंग. बेसिकली एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब ठीक है, दीज आर जस्ट द इफेक्ट्स ऑफ दोज. कंसिडरेट स्पीकिंग. कंसिडरेट स्पीकिंग का मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा सोच समझ कर बोल रहे हैं. ठीक है. अवेयरनेस ऑफ द ऑडियंस. यू आर अवेयर कि कौन आपको सुन रहा है. यू हैव टू चूज़ द वर्ड्स केयरफुली. आपको अपनी टोन बोलते हैं ना, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, टोन को आपको एडजस्ट करना होता है व्हेन यू आर गिविंग अ पर्टिकुलर स्पीच और व्हेन यू आर स्पीकिंग टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस. रिस्पेक्टफुल टाइमिंग होनी चाहिए हर एक वर्ड को डिलीवर करने के लिए, हर एक टॉपिक को डिलीवर करने के लिए. यू हैव टू बी कंसाइज एंड क्लियर व्हेन यू आर डिलीवरिंग योर थॉट्स और फीलिंग्स. आपको नॉन वर्बल क्यूज़ भी देने हैं. नॉन वर्बल क्यूज़, बॉडी लैंग्वेज आपकी थोड़ी ओपन होनी चाहिए. यू हैव टू अपीयर कॉन्फिडेंट एंड चीयरफुल इन नेचर. यू हैव टू अवॉइड इंटरप्शंस व्हेन यू आर डिलीवरिंग योर फीलिंग्स और समथिंग व्हेन यू आर डिलीवरिंग कंटेंट टू योर ऑडियंस. You have to be empathetic in your speech. You have to offer constructive feedback. Obviously जब भी आप अपनी speech को end करते हैं, that ends on a concluding point, जिसमें obviously हमारा एक feedback involve होता है अगर आप किसी problem पर discuss कर रहे हैं. ठीक है. Then you have active listening before speaking. This is very important क्योंकि पिछले हमने यही concept पढ़ा है active listening का. तो जब भी आप बोलते हैं उससे पहले you have to listen to other people and then you have to analyze those words and things which were spoken and then you have to speak of your perspective. Then you have to avoid assumptions. आप कभी भी assumptions के basis पर किसी चीज़ को नहीं बोल सकते. You have to be logical. ठीक है. पोलाइटनेस एंड कर्टसी आपके अंदर होनी चाहिए. यू हैव टू अपोलोजाइज व्हेन नेसेसरी इफ़ यू थिंक दैट यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक वाइल स्पीकिंग समथिंग, वाइल डिलीवरिंग समथिंग टू योर ऑडियंस. सो अगर आपको लगता है, फील होता है दैट यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, देन अपोलोजाइज इमीडिएटली एज पर द रिक्वायरमेंट्स. देन यू हैव टू एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, यू हैव टू बी इंटरैक्टिव विद द ऑडियंस. ठीक है. इट इज़ नॉट कि आप सिर्फ सुन रहे हैं और वो बोल रहा है. यू हैव टू बी इंटरैक्टिव with your audience. Then mindfulness of cultural differences. आपको अवेयर होना चाहिए कि जिन लोगों को आप एड्रेस कर रहे हैं उनका कल्चर कैसा है. अगर कोई कल्चरल डिफरेंसेस आपके और आपके ऑडियंस के बीच में है, देन यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट. आपको उसको अवेयर होना चाहिए उस डिफरेंस का, और उस डिफरेंस का इफेक्ट आपको कम से कम करना है. ठीक है. ताकि लोग आपको समझ सकें और आपकी बातों को समझ सकें. देन वी हैव एनालिटिकल रीडिंग. एनालिटिकल रीडिंग को अगर हम ब्रेक डाउन करें की पॉइंट्स में, तो सबसे पहले इसमें आता है
जो भी आपका टेक्स्ट है जिसको आप रीड कर रहे हैं आप उसमें एक्टिव एंगेज हो। कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि दे आर रीडिंग अ बुक एंड दे आर ऑल्सो लिसनिंग अ सॉन्ग, दे आर ड्रिंकिंग अ कॉफ़ी, सो यू गेट योर माइंड इन्वॉल्व इन टू अदर थिंग्स वाइल रीडिंग, ठीक है। So that is not active engagement. Active engagement with the text is that you are properly engaged with the text. You are absorbing all the information directly and passively. You are not you are actively absorbing the information, ठीक है। इसमें questioning भी involve होता है, interpreting भी involve होता है, और किस context में वो लिखा गया है उस context और content को evaluate भी करा जाता है। जो भी मेन आइडिया है आपके रीडिंग का, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट जो भी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ रहे हैं, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट एविडेंस और सपोर्ट जो भी गिवन है एट द एंड, रेफरेंसेज, यू हैव टू इवेल्युएट दैट इज इट ट्रू और नॉट। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ द अजम्पशंस जिसके ऊपर वो टेक्स्ट लिखा गया है। कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस आपके अंदर होना चाहिए, जो भी लैंग्वेज और स्टाइल में लिखा गया है दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो भी पैटर्न्स और थीम्स फॉलो की गई हैं एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में वो भी आपको समझनी है। ड्राइंग इन्फरेंसेस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप एक लाइन पढ़ते हैं उसका लिटरल मीनिंग आपको समझ आ जाता है, ठीक है, लेकिन लिटरल मीनिंग के आगे भी उस सेंटेंस का मीनिंग होता है जब आप उसको डीप में समझते हैं, ठीक है। क्रिटिकल क्वेश्चनिंग आपके अंदर होनी चाहिए। दिस इज सिमिलर टू द poems or the extracts or stories which we read in our English communication till the 12th standard, ठीक है। सो जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं यू बिकम सो मच इन्वॉल्व कि आप हर चीज़ को सोचने लग जाते हैं अपने पर्सपेक्टिव से, अपने आप को उस स्टोरी में रख कर देखते हैं, हर चीज़ को आप क्वेश्चंस करते हैं। सो दैट इज़ हमारी इफ़ेक्टिव रीडिंग, ठीक है। कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब आपका समझ होना चाहिए कि कंपेयरिंग द टेक्स्ट विद अदर वर्क्स और आइडियाज़ और फिर उनको कंपेयर करना, ठीक है। सिंथेसाइजिंग इन्फॉर्मेशन कि आज जितना भी इंसाइट आपको दिया गया है उसको आप अच्छे और नए पर्सपेक्टिव से समझें। रिफ्लेक्टिंग एन इम्प्लीकेशन, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस टेक्स्ट का, दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। नोटिंग एंड नोट टेकिंग, दैट इज़ वेरी कॉमन पॉइंट। इवेल्युएटिंग द कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन आपका टेक्स्ट में गिवन है, कंक्लूजन में बेसिकली हमारे आइडियाज़ दिए होते हैं और ऐसी चीज़ें दी गई होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो कंक्लूजन को इवेल्युएट करना इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या उस टेक्स्ट में जो भी हमारा राइटर है या जो भी ऑथर है उसका पर्सनल बायस उसमें इन्वॉल्व है या नहीं, बिकॉज जिस भी टेक्स्ट में आपका पर्सनल बायस इन्वॉल्व होता है द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट टेक्स्ट इज़ जनरली चेंज्ड इन मैनी टर्म्स। Then the last topic of this unit is informed writing. So informed writing में क्या होता है कि जब भी आप राइटिंग करते हैं सो राइटिंग से पहले आपके पास एक थॉरो रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके रिसोर्सेज आप प्रोवाइड कर सकें और लोग आप पर ट्रस्ट कर सकें। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस टू होम यू आर राइटिंग, ठीक है। आपका पर्पस जो है उस राइटिंग का वो क्लियर होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर जो होता है राइटिंग का वो लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको एविडेंस और एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं अपने राइटिंग में। क्रिटिकल एनालिसिस करना है अगर कोई भी प्रॉब्लम आप अपने आप को ब्रेक डाउन कर रहे हैं राइटिंग में। और रिसोर्सेज जो हैं, जो भी सोर्सेज हैं जिसको आपने यूज़ करा है अपनी राइटिंग में, दैट यू हैव टू साइट देम प्रॉपरली। आपके पास एक बैलेंस पर्सपेक्टिव होना चाहिए। मल्टीपल व्यू पॉइंट से अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं यू हैव टू एनालाइज देम थ्रू अ बैलेंस पर्सपेक्टिव। बैलेंस पर्सपेक्टिव से आप क्या करते हैं कि जितने भी आपकी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको समझते हैं। आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए दैट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। जो भी रिविजन और एडिटिंग होती है दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द राइटिंग। ऑब्वियसली जब भी कोई ऑथर अपनी बुक फिनिश करता है या अपना कोई भी राइटिंग पीस फिनिश करता है, व्हाट दे डू इज़ टू रिवाइज देयर कंटेंट एंड टू एडिट द कंटेंट, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्फॉर्म्ड राइटिंग। एंड अडरेंस टू द स्टाइल गाइडलाइंस। ऑब्वियसली देयर आर वेरियस राइटिंग स्टाइल गाइड्स, ठीक है। आप उन स्टाइल गाइड्स को भी समझ सकते हैं। ओरिजिनलिटी और इंसाइट नहीं चाहिए। ऑब्वियसली व्हेन यू आर राइटिंग इट शुड नॉट बी कॉपीड एंड पेस्ट from other resource, that has to be original. Awareness of ethical consideration, what you are writing should not hurt the sentiments of any other person, so you have to aware of that. Appropriate tone और voice modulations होनी चाहिए आपके टेक्स्ट में, अगर कोई उसको पढ़े that has to be appropriate, ठीक है। विजुअल एज होनी चाहिए कि आप चार्ट, ग्राफ्स, टेबल और इमेजेस के थ्रू अपने कंटेंट को अच्छी तरीके से समझा सकें। और एक फीडबैक इनकॉर्पोरेशन भी आपके उसमें होना चाहिए ताकि लोग आपको फीडबैक प्रोवाइड
प्रोवाइड करें और आपको पता चले कि एक्चुअली व्हाट इम्पैक्ट योर राइटिंग इज़ क्रिएटिंग ऑन द ऑडियंस. ठीक है. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द 4 टॉपिक्स, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे समझने वाला था नहीं. दीज वर रियली वेरी सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल, बट स्टिल आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.